जय हिंद। स्वागत है आपको जीएस ग्लोबल स्टडी में। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान में जो हमारा इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जिसमें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, आज उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा। ठीक, पिछली कक्षा में तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना यानी राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से होता है? जो फ्रांसीसी क्रांति होती है, ये फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ही यूरोप में माना जाता है कि राष्ट्रवाद का उदय होता है। ठीक, तो 14 जुलाई 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति होता है और फ्रांसीसी क्रांति से ये यूरोप महाद्वीप का ऐसा माना जाता है कि यह पहला व्यापक क्रांति था, जिससे यूरोप में इस क्रांति के पश्चात धीरे धीरे फिर लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगी और फिर धीरे धीरे जो है ये स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगे। ये राजतंत्र की व्यवस्था को हटा के ये लोकतंत्र लाने का प्रयास करने लगे। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति होती है और यही क्रांति पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो क्रांति हुआ, इस क्रांति के पश्चात उस समय शासक कौन था? लुई 16वां था। ठीक, अब लुई 16वां को यहाँ पर जब शासक था 1789 में, यानी लुई 16वां गद्दी पर बैठा था 1774 में गद्दी पर बैठने के बाद में इसकी गलत नीतियों की वजह से जनता ने आक्रोश में आकर और जो है जनता निकल पड़ती है और एक क्रांति ला देती है। ठीक, ये क्रांति होता है 14 जुलाई 1789 को। उसके बाद यहां पर लुई 16वें को आगे चलकर 1792 के आसपास उसको जो है गिलोटिन नामक हथियार से उसको जो है मौत की सजा दी जाती है। गिलोटिन नामक एक जो है हथियार होता था, एक इतना बड़ा लकड़ी का जो है ऐसे गोल गोल होता था, लकड़ी का एक भाग बड़ा सा, और उसमें जो है इसका कुछ भाग इसमें ऐसे कटा होता था, जिसमें ऐसे सर रख के उसको गिलोटिन नामक हथियार, जो कि फरसा, जैसे वर्तमान समय में फरसा होता है, इसी के जैसा जो गिलोटिन हथियार था, उससे लुई 16वें को मार के और फिर वहां पर जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया जाता है और फिर लोकतंत्र की भावना यानी लोकतंत्र की झलक देखने को मिलती है। उसके बाद में फिर यहाँ पर जब लुई 16वें की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर बैठता है नेपोलियन। ठीक, नेपोलियन गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद में ये जो फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था थी, जो फ्रांस 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स, यानी पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जो मध्य वर्ग, इन सारे लोगों को, इन सारी व्यवस्था को खत्म करके एक समान व्यवस्था लाता है, सभी नागरिकों के लिए एक व्यवस्था लाता है, जिसमें नेपोलियन एक जो है कानून लागू करता है। कानूनी बुक था जिसका नाम था नेपोलियन संहिता। ठीक, नेपोलियन संहिता का मतलब होता है कि एक ऐसा किताब, एक ऐसा बुक जिसमें बहुत सारे नियमों को उसमें सूचीबद्ध किया गया हो। ठीक, तो ये लागू करता है 1804 में, और 1804 में इसे लागू करने के बाद में ये गद्दी पर बैठता है और शासन चलाता है। लेकिन आगे चलकर 4 देश मिलकर, ब्रिटेन, प्रूसिया, रूस और ऑस्ट्रिया मिलकर नेपोलियन को 1815 में हरा देते हैं। और 1815 में नेपोलियन जब हार जाता है तो हारने के बाद में जो 4 राज्य मिलकर फ्रांस को हराए थे, वही 4 राज्य फ्रांस को आपस में बांट लेते हैं और बांटने के बाद में वही पुरानी वाली रूढ़वादी व्यवस्था को दोबारा से लागू करते हैं। रूढ़वादी व्यवस्था का मतलब जो परंपरागत इसका समाज पहले था उसी प्रकार का समाज यहाँ पर फिर से लागू कर दिया जाता है। जैसे प्रथम स्टेट्स को जो पादरी वर्ग के लोग थे उनको टैक्स नहीं देना होता था सरकार को, और तो वो एक टाइप नाम का टैक्स वसूलते थे। द्वितीय स्टेट्स के लोग जो कुलीन वर्ग थे, कुलीन वर्गों को भी सामंती टैक्स वसूलने का अधिकार था, वो लोग भी टैक्स नहीं देते थे। यानी जो व्यवस्था, जिस वजह से जनता ने आक्रोश में आकर 14 जुलाई 1789 को क्रांति लाई थी, वही वाली व्यवस्था पूर्ण रूप से दोबारा 1815 में लागू होता है। और 1815 से लेकर 1830 तक जनता किसी तरह उस रूढ़वादी शासन व्यवस्था को एक्सेप्ट करती है। लेकिन 1830 से जनता, जो कि फ्रांस की जनता,
एक बार आजाद हो चुकी थी तो वो दोबारा से इस गुलामी के जंजीर में उसको बांधना मुश्किल था। और 1830 में वही लोग धीरे धीरे फिर से जो है विद्रोह की जो ज्वाला भड़कने लगी और धीरे धीरे लोग आजादी की तरफ फिर चलने लगे। और 1830 से लेकर 1848 तक 1830 से लेकर 1848 तक जो क्रांतिकारियों का युग कहा जाता है, इस क्रांतिकारियों के युग में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावना का विकास होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो संगीत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत कराते हैं। ठीक, राष्ट्रवादी भावना यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत कराना। ठीक, राष्ट्रवाद का मतलब होता है लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत कराना। अब ये लोग 1830 से लेकर 48 के मध्य में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित थी जिसके उनकी जो उदारवादी शासन व्यवस्था था, उस उदारवादी शासन व्यवस्था को, राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया गया। और 1848 में एक चित्रकार थे जिनका नाम था फ्रेडरिक शेरयू। ठीक, फ्रेडरिक शेरयू ने एक 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई जो कि काफी महत्वपूर्ण हुआ। और वो 4 चित्रों की जो श्रृंखला थी, वो श्रृंखला, उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया कि फ्रांसीसी समाज किस प्रकार से है और वहां की जनता का शोषण किस प्रकार से हो रहा है और कौन से वर्ग के लोग वहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं जो निम्न वर्ग के लोग हैं। ठीक, इसके जब उनकी चित्र का प्रकाशन हुआ तो लोगों के मन में और भी ज्यादा जो है वो आजादी की भावना पैदा हुई। ठीक, और उसके बाद में 1848 से ही आगे चलकर जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और फिर आगे चलकर जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं, बस केवल याद आ जाए। तो जर्मन की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है 1848 में और कंप्लीट होता है 1871 में। यानी जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है 1848 में और कंप्लीट होता है 1871 में। इसके जर्मन एकीकरण में एक प्रमुख व्यक्ति का जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका नाम है ऑटो वान बिस्मार्क। ठीक, ऑटो वान बिस्मार्क जो थे ये जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं, जर्मन एकीकरण प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं और इन्होंने जर्मन के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक, ये कहाँ के सदस्य थे और ये इनका योगदान किस प्रकार से था, ये पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है और उसको देखिए, क्योंकि ये तो रिवीजन क्लास है और इसके पहले जो पढ़े हैं वो बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों पे आराम से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इटली की एकीकरण की प्रक्रिया यानी इटली के एकीकरण में 3 मुख्य लोगों का योगदान होता है। एक थे जोसेफ मेतिशनी। इन्होंने 2 संगठन बनाया था, एक यंग इटली और एक युवा यूरोप। ये 2 संगठन इन्होंने बनाया था जिसके माध्यम से जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में ये 2 ऐसे जो संगठन थे जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ठीक, यहाँ पर ये 2 संगठन को जरूर याद रखना है, ये कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि यंग इटली संगठन यानी यंग इटली के संस्थापक कौन थे, जोसेफ मेतिशनी। इसको एकदम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कटिक लगा लो कि यंग इटली, युवा इटली, जोसेफ मेतिशनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। ठीक, और इसमें एक और थे जिसका नाम था काउंटी कैबिलो डी काउर। काउंटी कैबिलो डी काउर, ये एक कूटनीतिज्ञ थे। ये अपनी
कूटनीति के माध्यम से इन्होंने जर्मन इटली एकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने इनकी कूटनीति इस प्रकार से थी कि इन्होंने 1859 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सेना को अपनी कूटनीतिक वजह से इन्होंने उसको हरा दिया। ठीक, कौन? काउंटी कैबिलो डी काउर। और इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सेना को हराकर जिस स्थान पे ऑस्ट्रेलियाई सेना को इन्होंने हराया था उस स्थान को बड़े ही आसानी से इटली में उसको मिला लिया गया, यानी उसका एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता जो है कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था जोसेफ गैरीबाल्डी। ठीक, जोसेफ गैरीबाल्डी, इन्होंने ये यंग इटली में भाग लिया था। ठीक, ये यंग इटली में आके जुड़ गए थे। यंग इटली में इन्होंने कब जुड़ा था? तो 1833 में इन्होंने जोसेफ मेथिसनी से मुलाकात करते हैं और आके यंग इटली में भाग लेते हैं। और यंग इटली में भाग लेने के पश्चात इन्होंने आगे चलकर कई सारे संगठन बनाते हैं, जिनका इनका अपना एक खुद का संगठन था जिसको 1000 लोगों का अभियान के नाम से जाना जाता है। 1000 लोगों के अभियान नामक संगठन का इन्होंने नेतृत्व किया। और उसके बाद में इन्होंने उसी 1000 व्यक्ति नामक संगठन से आगे चलकर जो है पेपल में फ्रांसीसी सेना को हरा के और फ्रांसीसी सेना को हरा के जो पेपल था, एक स्थान था पेपल। ठीक, ये पेपल नामक स्थान पे फ्रांसीसी सैनिक थी। उस फ्रांसीसी सेना को गैरीबाल्डी ने हरा के और इस पेपल को इटली में मिला लिया था। ठीक, तो ये थी इटली की एकीकरण की प्रक्रिया जो हम लोग अभी तक, जो इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक, ये इतने से ही क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% मानिए बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद भी हम लोग जो है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो इतिहास के, खासकर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय, क्योंकि यही वाला पोर्शन जल्दी बच्चों का तैयार नहीं होता है, तो ये इस पोर्शन से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारा क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक, उसके बाद इतिहास का बहुत ही आसानी से आगे जब भारत का राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें जो है बहुत ही आराम से, जिस तरीके से ये याद हो गया वो भी याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अब इसमें बचता क्या है? यही इतने से ही पूरा आएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो होता है ग्रेट ब्रिटेन का विकास। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन का विकास, अभी तक जितने लोगों ने जो कक्षाएं किया है उसी सारे क्लास से ये सारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत ज्यादा इस चैप्टर में भागने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर से बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जितना आ सकता था और जितना कठिन से कठिन अगर क्वेश्चन बनेगा वो भी इसी क्लास से सारा कुछ फंस जाएगा। ठीक, तो बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा कि हमारा ये छूट रहा है वो छूट रहा है। जो भी इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी की दृष्टि से वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक, इसमें अगला है ग्रेट ब्रिटेन का विकास। ग्रेट ब्रिटेन का विकास, ग्रेट ब्रिटेन का विकास। तो ग्रेट ब्रिटेन का विकास देखते हैं, 18वीं सदी से पहले कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश द्वीपों में रहने वाले अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटलैंड या आयरिश लोगों की प्राथमिक पहचान निर्जातीय थी। राष्ट्र राज्य के रूप में ग्रेट ब्रिटेन की वृद्धि को नीचे दिए गए, जो यहाँ पर उसका वृद्धि हुआ वो किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जिसमें 1688 में ब्रिटेन में जो राजतंत्र था उसको छीन लिया जाता है, यानी 1688 में ब्रिटेन से राजतंत्र छीन लिया जाता है, और वहां की जो शासन सत्ता का स्थापना होता है वो राजतंत्र नहीं होता है। ठीक, वो ना तो पूर्ण रूप से लोकतंत्र होता है और ना ही पूर्ण रूप से राजतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र कोई एक दिन में नहीं आ गया कि जैसे ही राजतंत्र का लोकतंत्र आ गया। जनता को इतना अधिकार भी तुरंत नहीं दिया गया था। राजतंत्र से थोड़ा सा ज्यादा अधिकार दिया गया लोकतंत्र में, धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आई कि अब जो है वर्तमान में जिस प्रकार से हम लोग लोकतांत्रिक है
उस प्रकार से लोकतंत्र तुरंत नहीं आया था, बहुत समय लगा है, 200-300 साल लगे हैं इस प्रकार से लोकतंत्र को बनने में, जिस प्रकार के लोकतंत्र में आज हम लोग रहते हैं। ठीक, तो ग्रेट ब्रिटेन से जो राजतंत्र का अंत होता है वो 1688 में होता है और अंग्रेज राष्ट्र के धन, महत्व और शक्ति में वृद्धि होने के कारण वह द्वीपों के अन्य राष्ट्रों पर अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम था। इंग्लैंड संसद ने एक लंबे समय से चले आ रहे युद्ध के बाद 1688 में अपनी राजतंत्र की व्यवस्था छोड़ते हैं और उसके बाद में राष्ट्र निर्माण होता है और उसके केंद्र में जो ब्रिटेन था, इसके ब्रिटेन के केंद्र में इंग्लैंड था, तो इसलिए ब्रिटेन का जो केंद्र बिंदु बनता है वो इंग्लैंड बनता है। ठीक, तो इस ग्रेट ब्रिटेन में जब ब्रिटेन का विकास होता है 1688 में राजतंत्र खत्म करके, और इसी ब्रिटेन के मध्य में था जो है इंग्लैंड, तो इसीलिए इंग्लैंड जो है इसके केंद्र में था। ठीक, उसके बाद में इंग्लैंड में यानी ग्रेट ब्रिटेन में ही कई छोटे छोटे राज्यों को मिलाया गया, जिसमें यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड का निगमन होता है। ठीक, जो स्कॉटलैंड एक पहले एक देश था, ठीक, स्कॉटलैंड, उस स्कॉटलैंड को भी ब्रिटेन में मिला लिया जाता है। ठीक, स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया जाता है। ठीक, इसके बीच में इन्होंने 1707 में एक समझौता करते हैं। 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक समझौता होता है और उस समझौते के फलस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन नामक संगठन का गठन होता है। अभी तक केवल इंग्लैंड था, ठीक, अभी ये इंग्लैंड था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन नामक संगठन कब बनता है? 1707 में। ठीक, 1707 में ग्रेट ब्रिटेन नामक संगठन बनता है। यहां से 1 नंबर में क्वेश्चन आने चाहिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहां पर नहीं आएगा। जो इस चैप्टर के मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो हो चुका है। 1 नंबर में अगर कभी आएगा तो यही आ सकता है कि ब्रिटेन में राजतंत्र की सत्ता को कब छीन लिया गया, तो 1688 में। ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया? 1707 में। ठीक, उसके बाद उसी तरह आयरलैंड का भी निगमन हुआ। आयरलैंड भी जो है एक आयरलैंड में जिस प्रकार से स्कॉटलैंड को इसमें मिलाया गया था इंग्लैंड में, उसी प्रकार से आयरलैंड को भी मिलाया जाता है। आयरलैंड में यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर एक कैथोलिक पंथ और एक प्रोटेस्टेंट, 2 समुदाय के लोग रहते थे, यानी ईसाई में ही यहाँ पर 2 समुदाय के लोग थे, एक था कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टों का समर्थन किया और जितने भी कैथोलिक देश थे, इसके अगल बगल छोटे छोटे राज्य थे, उन सारे कैथोलिक राज्यों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज लोग। ठीक, और उसके बाद में जब उसके बगल के सारे कैथोलिक राज्य कब्जे में आ जाते हैं, फिर बाद में आयरलैंड को जबरदस्ती भी उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके समर्थन में कोई था ही नहीं। तो आयरलैंड के प्रोटेस्टों की सहायता से कैथोलिक, जितने भी कैथोलिक पंथ के देश थे, उन सारे लोगों पर पहले कब्जा करते हैं और बाद में आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया जाता है। ठीक, तो ये था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बन सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने आज बहुत ही आसानी से देखा। ठीक, तो अगर फिर भी इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट करिए और उसको पूछिए। ठीक, अगर डाउट है तो उसके लिए दोबारा से सेशन भी लाया जाएगा। ठीक, लेकिन आप लोग पूछते नहीं हैं तो पूछिए। और फिर अब जो हमारा अगला क्लास होगा वो होगा भारत में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको पढ़िए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।